हेलो फ्रेंड्स। सो वी हैव कंप्लीटेड द इकोनॉमी पार्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इकोनॉमी पार्ट में कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं बचा है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया हो, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और इकोनॉमी में एक बच्चे ने किसी ने बहुत सारा एक बहुत बड़ा सा कमेंट किया है जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि DSIB कितने बैंक्स हैं हमारे, और PIRP और CIRP में क्या डिफरेंस है, PCA नॉर्म्स हमारे NBFCs को एप्लीकेबल है या नहीं है। तो प्लीज़ ये एस्पिरेंट्स वाला ब्लॉग चैनल है, वहाँ पे आप मैसेज करिए तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए सूटेबल नहीं होता है। और ठीक है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो लेट्स कम टू द PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बहुत बच्चे वेट कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट का कि मैम कवर कराएंगी या नहीं कराएंगी, तो आई विल कवर दैट। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है जीनोम एडिटिंग। ओके तो जीन्स तो आपको पता होंगे। जीन्स क्या है? एक हेरिडेटरी यूनिट है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स टू पेरेंट्स के बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, अगर पेरेंट्स को कुछ है तो नहीं है। अब जीन एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग का मतलब आप समझते हैं, अगर आपने कभी म्यूज़िक चीज़ें देखी होगी, मर्ज किया होगा गाना या कट किया होगा गाना, तो एडिटिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी पोर्शन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पोर्शन है हमारे गाने का, ठीक है, इस गाने को हमको, ये गाना जो है हमको कट करना है, ठीक है, इसको कट करना है, तो इसको हम कट करके यहाँ पे जो दूसरा गाना है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एडिटिंग होती है। तो सेम एज इज जीन एडिटिंग भी उसी तरह होती है। जीन एडिटिंग के बताएं कि मतलब कोई भी DNA जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी उससे सही नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिसीज कॉज कर रहा है, तो उस DNA को हम, उस DNA में कुछ चेंजेस करने के लिए उस DNA को हम एडिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा DNA पार्ट है, ये हमारे पूरे बॉडी का DNA है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा ये वाला DNA है, ये हमको कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस DNA को हम इस DNA को क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले DNA को हम कट कर देंगे और यहाँ पे जो है हम दूसरा DNA जो है, जो हमारी बॉडी को सही कर दे, उस DNA को ला के रख देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड जीनोम एडिटिंग। ओके, और ये क्या करते हैं, जब भी ये हमें ये बताते हैं कि जेनेटिक मटीरियल जो है उसको ऐड करना, उसको रिमूव करना और उसको ऑल्टर करना पर्टिकुलर लोकेशन जो है हमारी जीनोम का, वहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया। जीनोम क्या है? पूरा DNA का जो सीक्वेंस होता है, ओवरऑल सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीन एडिटिंग। अब ये 3 स्टेजेस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जहाँ पे अनवाइंडिंग करते हैं, क्लीविंग करते हैं और रीवाइंडिंग करते हैं। अनवाइंडिंग मतलब पहले DNA को हम हटाते हैं, फिर हम क्लीविंग करते हैं, उसको कट, पहले हम अनवाइंडिंग मतलब DNA को हम देखते हैं कि कौन सा DNA हमको वो कर रहा है। क्लीविंग का मतलब हम कट करते हैं उसको, और रीवाइंडिंग का मतलब फिर से हम DNA वहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसको सही करके पेस्ट करते हैं। बाई एडिटिंग द जीनोम अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे ऑर्गेनिज्म और सेल का, वो चेंज हो जाता है 2 टाइप से। पहली है जर्म लाइन थेरेपी। अगर बात करें तो जर्म लाइन थेरेपी जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनको टारगेट करती है। रिप्रोडक्टिव सेल जहाँ से हम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सेल्स को टारगेट करती है। मीनिंग कि वहाँ पे कोई DNA है, उसमें हमको चेंजेस करने हैं जो कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, तो इसलिए उस DNA में हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल जहाँ से हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी प्रोड्यूस होते हैं, तो हम वो उस DNA को चेंज करते हैं कि हमारी जो डिसीज़ है वो हमारे बेबी तक ना पास हो, तो उस DNA को हम चेंज कर देंगे। अब एडवांटेज क्या होता है जीनोम एडिटिंग का? ऑब्वियसली कोई भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हमको हेल्पफुल मिलेगा, रिसर्च के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और थेरापेटिक क्लोनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जीनोम एडिटिंग। अब कैसे जीनोम एडिटिंग वर्क करता है ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम CAR-T सेल पढ़ेंगे, आप उसके बारे में मत सोचिए। तो जीनोम एडिटिंग एक टाइप का एंजाइम यूज़ करता है जिसको हम इंजीनियर्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस जो है एक टाइप का एंजाइम होता है जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA और RNA में, उनको क्या करता है, डिग्रेड करता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा DNA और RNA फॉस्फेटिक न्यूक्लिक एसिड और इन सब से मिलके बना है, तो DNA और RNA में जो भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब उनको तोड़ता है। ये एसेंशियली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे DNA रिपेयर एस्पेक्ट्स हैं उनके पास। और इफ़ देयर आर डिफेक्ट्स इन सर्टेन न्यूक्लियस, अगर कहीं पर भी डिफेक्ट है किसी न्यूक्लियस में, तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनो डेफिशिएंसी और जेनेटिक इनस्टेबिलिटी कॉज
करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। अब न्यूक्लियस जो है दो काइंड के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स को एंड से रिमूव करते हैं, जहाँ पे वो न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है वहाँ से वो रिमूव करते हैं। और एंडोन्यूक्लियस की अगर बात करें, वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस हमारे साथ रिवाइज करिए आप। न्यूक्लियस एक एंजाइम होते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, जो कि आरएनए और डीएनए में रहता है। ये एसेंशियली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फॉर देयर सेवरल डीएनए रिपेयर एस्पेक्ट्स, अगर कहीं पर भी न्यूक्लियस में कोई भी डिफेक्ट्स है तो वो कहीं ना कहीं इम्यूनो डेफिशिएंसी वगैरह कॉज करता है, इंस्टेबिलिटी होती है हमारी जेनेटिक में। अब न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को जो वहाँ पे एंड पोर्शन होता है वहाँ से रिमूव करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस वहाँ से रिमूव करते हैं जो कि स्पेसिफिक पोजीशन होता है वहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करते हैं। न्यूक्लियस समझ में आ गया। अब जीनोम एडिटिंग जो है एक टाइप का एंजाइम है जो कि इंजीनियर न्यूक्लियस बोला जाता है, जो कि जीनोम को कट करते हैं इन अ स्पेसिफिक प्लेस में। स्पेसिफिक प्लेस मतलब एक्सोन्यूक्लियस। अब इंजीनियर जो न्यूक्लियस है वो दो टाइप के हैं। पहला है वो न्यूक्लियस पार्ट होता है जो डीएनए पार्ट को कट करता है, और दूसरा जो न्यूक्लियस पार्ट होता है दैट इज डीएनए टारगेटिंग पार्ट, जो कि हमारे न्यूक्लियस को गाइड करता है कि आप स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है डीएनए का उसको देखिए। जैसे ही डीएनए हमारा कट हो जाता है स्पेसिफिक प्लेस पे, तो वो सेल जो है नेचुरली रिपेयर करने लगता है कट। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन में कहीं कट हो जाए, तो वो आपको पता होगा कि स्किन में कट हो जाता है तो स्किन धीरे धीरे अपने आप को खुद ही टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है स्किन अपने आप को खुद रिपेयर करने लगती है। आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो स्किन पूरी फट जाती है, जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है तो स्किन अपने आप को रिपेयर कर लेती है और फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो वही बोला गया है कि अगर हम डीएनए को किसी स्पेसिफिक प्लेस पे कट कर रहे हैं तो हमारी जो सेल है वो नेचुरली अपने आप को रिपेयर कर लेगी। और ये रिपेयर प्रोसेस जो है वो मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है? जब हम चेंजेस और एडिट करें हमारे डीएनए में इन दैट लोकेशन इन द जीनोम। अब टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटिंग इंक्लूड्स स्मॉल डीएनए चेंजेस अगर हमको करना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ सिलेक्शन डीएनए, कुछ डीएनए हमने सेलेक्ट किया उसको रिमूव करना है और इंसर्ट करना है हमको डीएनए, तो वो हो गया। अब टेक्निक्स जो यूज्ड होती है हमारी जीनोम एडिटिंग में, तो वो हम कैसे डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं उस हिसाब से हमारी टेक्निक यूज़ होती है। जैसे कि पहली है प्रोटीन बेस्ड, दूसरी है आरएनए बेस्ड। तो प्रोटीन बेस्ड में हम जो होता है कि वो प्रोटीन कंटेन करता है जो कि स्पेसिफिक जो डीएनए है टारगेट डीएनए वहाँ उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसमें बाइंड करता है और उसको कट करता है। अब आरएनए बेस्ड अगर बात करें तो ये शॉर्ट सीक्वेंस जो आरएनए है वो बाइंड करता है टारगेटेड डीएनए में, फिर उसको कट करता है और वहाँ पे जाके लग जाता है। तो ये हमारी हो गई टेक्निक्स यूज्ड फॉर जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम एडिटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स से हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रिस्पर-cas9। तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्रिस्पर-cas9। ये भी मैंने पढ़ाया है पिछली बार PT 365 में बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इसमें होगा तो इसमें भी पढ़ाया जाएगा, बट आप उसको देख लीजिएगा एक बार जाके। तो क्रिस्पर क्या होता है? एक डीएनए टारगेटिंग पार्ट होता है जो डीएनए को टारगेट करता है, ठीक है। क्रिस्पर क्या होता है? दो पार्ट है इसके, पहला है क्रिस्पर, दूसरा है cas9। तो क्रिस्पर क्या करता है? हमारे किसी भी जो डीएनए होता है डीएनए टारगेटिंग पार्ट होता है जो कि सिस्टम का, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, और आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें, और गाइड होता है, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल होगा या गाइड होगा जो कि स्पेसिफिक डीएनए जो है हमारा बेस उस पर बाइंड करेगा थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। फिर cas9 क्या करेगा? cas9 एक प्रोटीन है जो कि हमारे डीएनए पार्ट को कट करेगा, ठीक है। और अभी जो है इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना को अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 में, जिनको किस लिए मिला है? क्रिस्पर-cas9 को डिस्कवर करने के लिए मिला है। तो आपको पता होगा क्रिस्पर क्या है? डीएनए टारगेटिंग पार्ट है। cas9 क्या है? कटिंग वाला पार्ट है, जो कि प्रोटीन 9 है जो कि हमारे डीएनए पार्ट को कट करता है। अब जिंक फिंगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या है? डीएनए बाइंडिंग पार्ट इसमें कौन सा है? जिंक फिंगर से बना है, जिंक फिंगर प्रोटीन से बना है, जो कि हमारे 3 डीएनए बेसेस को टारगेट करता है। और न्यूक्लियस पार्ट है JFN का, उसको फोकी बोला जाता है, फोकी न्यूक्लियस, जो कि हमारे डीएनए को कट करता है। फिर आते हैं टैलेंस में। टैलेंस में जो है टैलेंस ट्रांसक्रिप्टर एक्टिवेट लाइक इफेक्टर डोमेन्स जो है ये हमारे डीएनए पार्ट को टारगेट करते हैं। और जो इसमें कटिंग पार्ट है वो फोक न्यूक्लियस ही होता है, वो हमारे डीएनए पार्ट को कट करता है और उसके बाद बाइंड होता है। तो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स। अगर क्वेश्चन आता है कि JFN क्या है, टैलेंस क्या है, तो ये सब जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स है। अब हम आ जाते हैं हमारे CAR-T सेल थेरेपी में, जो कि न्यूज़ में है।
तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारी टी और बी सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। अब टी और बी सेल्स जो होती हैं, इम्यून सिस्टम अगर हम बात करें, हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो दो आर्म से बना है, दो आर्म्स ऑफ द सेल से बना है। पहला है इनेट और दूसरी है एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो हमारी इंटरनल इम्यून सेल्स हैं वो है, और एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहर से एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यून सेल्स की बात करें, इनेट इम्यून सेल्स जो होती हैं हमारे फर्स्ट डिफेंस लाइन होती हैं। अगर कोई भी डिसीज़ हमको अटैक करती है तो हमारी जो अंदर की जो भी इम्यून सेल्स हैं वो पहले रिस्पॉन्ड करती हैं। किसी भी फॉरेन सेल्स अगर आ रही है, कुछ भी आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारी जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है दैट इज़ हमारी इनेट इम्यून सेल्स होती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही रहती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है, जो कि टी और बी सेल्स यूज़ करती हैं और वो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड करती हैं थ्रू स्लिप थ्रू दैट फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो जब हमारा इनेट इम्यून सेल्स जो है पूरी तरह फाइट नहीं कर पाता तो हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिनको एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? टी सेल्स और बी सेल्स बोलते हैं। तो ये सेल्स जो है वो लॉन्गर टाइम लेती हैं डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा लर्नड एक्सपीरियंस से इन्वॉल्व होता है, और वो लॉन्गर टाइम लेती हैं कि आप हमारी जो भी हमारे अंदर फॉरेन सेल्स आई हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए लॉन्गर टाइम लेता है देन इनेट सेल। इनेट सेल जो है जल्दी से हमारा रिस्पॉन्ड करता है, बट वो हमारा कम वो होता है, इसलिए हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, टी और बी सेल्स। अब बी और टी सेल्स अगर बात करें तो उनको लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है, जो कि एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं। बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जो कि यूज़ की जाती है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया अगर अटैक किया है, कोई वायरस अटैक किया है, कोई टॉक्सिन्स अटैक किया है, तो उसके लिए हम बी सेल्स जो है यूज़ करते हैं, और बी सेल्स जो है हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो है वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पैथोजन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया ऐड किया तो हमारा वाई शेप प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करेगा, फिर वायरस अटैक किया तो वायरस को ही अफेक्ट करेगा। अब आते हैं टी सेल्स। टी सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट फाइटर्स होती हैं हमारे फॉरेन इन्वेडर्स के। अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन इन्वेडर्स आया तो वो डायरेक्ट फाइट करती हैं, और साइटोकिन्स जो है उनको प्रोड्यूस करती है, जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हमारे जो अदर पार्ट है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का वो भी हमारा एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो टी सेल्स सिर्फ अपने आप को नहीं, तो टी सेल जैसे बी सेल्स जो है किसी स्पेसिफिक पैथोजन को वो करते हैं, मतलब स्पेसिफिक और ईच पैथोजन के लिए अलग अलग होते हैं। पर टी सेल्स जो है वो साइटोकिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो टी सेल्स जब भी हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो टी सेल्स जो है हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स भी हैं जो इम्यून सिस्टम में, उनको भी एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप भी जो है फाइट करिए पैथोजन से। अब टी सेल्स जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं बॉडी के खुद के सेल्स को भी, दैट हैव देमसेल्व्स बीन टेकन ओवर बाय वायरस, जो कि वायरस से हमने लिया, और बिकम कैंसेरियस, ठीक है। तो टी सेल्स कहीं ना कहीं बॉडी के खुद के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये आ गया टी सेल्स और बी सेल्स समझ में आ गया। लेटेस्ट रिवाइज। तो इम्यून सिस्टम जो है वो दो टाइप से बना है, पहला है इनेट, दूसरा एक्वायर्ड। इनेट जो हमारी खुद की बॉडी के अंदर होता है, एक्वायर्ड जो है टी और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। और टी और बी सेल्स की अगर बात करें तो ये दोनों को लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। टी और बी सेल्स लॉन्गर टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए एज कंपेरिजन टू इनेट हमारा जो इम्यून सिस्टम है। बी सेल्स जो होते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट, और वो ईच स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होते हैं। अब टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स डायरेक्ट हमारे फॉरेन इन्वेडर्स को अफेक्ट करते हैं और साइटोकिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि साइटोकिन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज टी सेल, जो कि हमारे अदर पार्ट्स जो है इम्यून सिस्टम के उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं कि वो भी फाइट कर सके किसी भी डिसीज से। अब टी सेल्स जो है वो हमारे खुद की बॉडी के जो ओन सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिस इज टी एंड बी सेल्स। नाउ लेट्स कम टू द थेरेपी। तो CAR T थेरेपी जो है अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, it is the way to get immune cells called T cells to fight cancer by editing them in lab। तो क्या करेंगे,
इम्यून सेल्स जिनको टी सेल्स बोला जाता है, हम उनको जनरेट करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैंसर है उससे फाइट कर सकें। उनको हम लैब में जो है एडिट करने के बाद जो है हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बॉडी में इजेक्ट कर सकते हैं। अब टी सेल्स जो है वो हमारे पेशेंट के ब्लड से लिए जाएंगे और उसको लैब में चेंज किया जाएगा, उसमें एक मैन मेड रिसेप्टर ऐड किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कार। तो मैन मेड रिसेप्टर जब ऐड किया जाएगा तो उसको कार टी बोल दिया जाता है। ये हेल्प हमको करेंगे कि बेटर जो हमारी जो कैंसर सेल एंटीजन है उनको हम स्पेसिफिक जो है उनको आइडेंटिफाई कर पाए, और कार टी सेल्स जो है फिर उसके बाद फिर से पेशेंट को दी जाएंगी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी आपको क्लियर हो गया होगा। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। एंटीजन जो होता है फॉरेन मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ओके, अब इन ऑर्डर टू प्रमोट द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कार-टी, तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है बिराक जो है उन्होंने लास्ट 2 मतलब डीबीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए हैं इन लास्ट 2 ईयर्स। तो उन्होंने कार-टी सेल टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि डिसीज से फाइटिंग करने के लिए, इंक्लूडिंग एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ग्लिबोब्लास्टोमा, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि उन्होंने सपोर्ट किया है थ्रू डीबीटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा कार टी सेल थेरेपी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम बॉडी, हमने बताया ना कि हम कहाँ से, हमारी जो बॉडी है वहाँ से हम टी सेल्स जो है ब्लड के थ्रू हम बॉडी से टी सेल्स निकालेंगे। मतलब पहले हम ब्लड निकालेंगे किसी भी पर्सन के हाथ से या कहीं भी बॉडी पार्ट से, और उसके बाद उससे हम टी सेल जनरेट करेंगे। अब हमको कार टी सेल्स जो है वो लैब में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे जीन जो कि कार का है उसको टी सेल्स में, और फिर चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये क्या करेगा, बाइंड कर लेगा किसी भी टी सेल्स को। अब क्या करेंगे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कार सेल्स डेवलप करेंगे और उसके बाद उसको फिर से पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अब जो पर्सन की बॉडी में हमने कार टी सेल किया, तो जो फॉर एग्जांपल दिस इज कैंसर, तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये जो है ये हमारे रेड वाले कार टी सेल के उससे बाइंड हो जाएगी, तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो कार टी सेल जो है वो हमारे कैंसर सेल से बाइंड हो जाएगी और उसको ख़त्म कर देगी। तो ये हो गया हमारा कार टी सेल थेरेपी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब सिचुएशन इन इंडिया अगर बात करें तो बहुत सारे इशूज़ और रूल्स और गाइडलाइंस जो है लाई गई हैं, जैसे कि रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजारियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है डिफाइन किया गया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। फिर नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 2017, जो कि ICMR ने लाया है, और बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल जो है कि जीनोम एडिटिंग जो भी प्रोसेस है उनको रेगुलेशन उनका करना है। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। कार टी सेल थेरेपी, TNB सेल, जीनोम एडिटिंग, ये सब क्लियर हो गया, न्यूक्लियस क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। अब रिसेंटली क्रिस्पर बेस्ड सिस्टम जो है उन्होंने डेवलप किया है टू सेफली रीस्ट्रेन मॉस्किटो वेक्टर्स विया स्टेरिलाइजेशन। तो प्रिसीशन गाइडेड स्टेरिलाइज इंसेक्ट टेक्निक जो है वो यूज़ की है कि जो एडिस एजिप्टी हमारा जो वायरस है उसको ऑल्टर करना, उसके जीन्स को ऑल्टर करना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए। अब PGSIT जो है वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा जो भी मेल मॉस्किटो हो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए और उस फीमेल मॉस्किटोज़ को रेंडर करने के लिए जो कि हमारे डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। अनलाइक जीन ड्राइव अगर बात करें तो PGSIT सिस्टम जो वो सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब वो खुद ही लिमिट करता है, एंड इज़ नॉट प्रोटेक्टेड टू परसिस्ट और स्प्रेड इन द एनवायरमेंट। ये जो है पूरी तरह स्प्रेड नहीं होता है एनवायरमेंट में। अब जीन ड्राइव जो है ये सिस्टम है जो कि हमारे डिसीज़ वेक्टर को सप्रेस करता है बाय जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करके इनडेफिनेटली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट ये जो है PGSIT जो है वो खुद लिमिट करते हैं और वो एनवायरमेंट में नहीं फैलता, बट जीन ड्राइव जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। इन द रिलेटेड डेवलपमेंट अगर बात करें तो बिल गेट्स फंडेड बायोटेक फर्म जो है ऑक्सैटिक, उन्होंने रिलीज़ किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब एडिस एजिप्टी में GM जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनको मॉस्किटोज़ को कि वो जो है इंसेक्ट बॉर्न डिसीज जैसे कि डेंगू फीवर और जीका है
उनसे जो है उनसे जो है फाइट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जीन ड्राइव एंड PGSIT। नाउ लेट्स कम टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जो हमने अभी तक पढ़ा अब हम वो पढ़ते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट करेगी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील पहली बार जो है लाइफ स्टॉक फीड के लिए, लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए, जो भी वो खाते हैं, हमारे जो गाय हो गए और वो सब खाते हैं, तो उसके लिए जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील जो है इंपोर्ट करेगी इंडिया। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अभी प्रपोजल किया है कि ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल वाज नॉन लिविंग। उन्होंने बोला है कि जो मटेरियल है ये नॉन लिविंग है, तो मतलब इसमें कोई भी लिविंग एंटिटी नहीं है जो हमारे डिसीज़ कॉज कर सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, उनको पावर दी गई है कि वो जो है जो भी GM क्रॉप्स हैं उनसे जो भी चीज़ें उनको रेगुलेट करें, उनको गवर्न करें, एंड वॉज बाई पास्ड एंड गिवन द नॉन लिविंग नेचर ऑफ द मटीरियल, मतलब नॉन लिविंग नेचर भी इन्हीं को देना है। अब सोया मील जो है ये प्रोटीन रिच सॉलिड लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल है, मतलब जो भी प्रोटीन रिच है, जो भी हम जब भी सोयाबीन से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद जो भी बचता है छानने के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड सोया मील। ये जो है मेजर इंग्रेडिएंट्स है हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री का, पोल्ट्री फीड के लिए। पोल्ट्री फीड जो है वो 65% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होता है फॉर द फार्मर्स, एंड पुअर हार्वेस्ट फॉर सोया हैज़ लेड टू हाई प्राइजेस फॉर सोया मील। ओके, अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ये कैसे होता है हम वो देखते हैं। तो रिसर्चर्स ने आइसोलेट किया है जीन एक ऑर्गेनिज्म से, दैट हैज़ ट्रेड दे वेंट टू इम्पार्ट टू द प्लांट। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल जीन्स को आइसोलेट करना पड़ेगा और उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है बनानी पड़ेगी और उसको इंसर्ट करनी पड़ेगी प्लांट सेल, और प्लांट सेल में इंसर्ट करनी पड़ेगी कि वो जो है ग्रो हो पाए। फिर सीड्स जो है मैच्योर जो भी प्लांट हो जाएगा, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा उससे अगर सीड्स जो है मैच्योर, जब भी वो प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो उसके लिए सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आते हैं व्हाट इज़ GM फूड क्रॉप्स। GM फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करते हैं, किसी भी चीज़ के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करते हैं, जो कि हमने बनाया दैट इज़ DNA को ऑल्टर करते हैं, जो कि हमारे प्लांट में नेचुरली अगर नहीं हो, हम उसको आर्टिफिशियली जो है बाहर से प्रोवाइड करते हैं। अब फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम और यूजिंग GM क्रॉप्स, उनको GM फूड्स बोलते हैं, और GM क्रॉप्स में जो है वो जीन्स कैरी करते हैं किसी अदर स्पीशीज़ की, जो कि आर्टिफिशियली हम इंसर्ट करते हैं किसी प्लांट में, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब ग्लोबली अगर बात करें तो GM क्रॉप्स जो है कमर्शियली वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में कि वो जो है अब बेचने के लिए रेडी हैं, और क्रॉप्स सच एस कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन जो है उनको इंजीनियर किया गया था कि जो भी पेस्ट अफेक्ट कर रहे हैं उनको, जो भी हर्बिसाइड्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए जो है ये प्लांट जो है बहुत सारे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा की बात करें तो वो टॉप GM क्रॉप्स कंट्रीज़ हैं, जो कि टुगेदर अगर बात करें तो 90% ऑफ द एरिया जो है उनका GM कल्टीवेशन में आता है। अब BT कॉटन जो है, अगर इंडिया की बात करें तो BT कॉटन जो है ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कि हमारे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में अप्रूव्ड है सिंस 2002। अब GM मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था, कि वो कमर्शियल मतलब अभी गवर्नमेंट ने उनको कमर्शियल रिलीज़ के लिए नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं। GM मस्टर्ड जो है एक सिस्टम ऑफ जो सॉइल बैक्टीरियम का जीन है उसको यूज़ करता है, जो कि हमारे प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट है उसको बेटर करता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्वीट हो पाए देन करेंट मेथड। अब GEAC जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी, उसको अलाउ किया गया कि बायोसेफ्टी रिसर्च जो है फील्ड ट्रायल्स कर सकते हैं ऑफ 2 ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड BT ब्रिंजल, नेमली जनक और BSS 793, जो कि मैंने पहले पढ़ाया PT 365 में आई थिंक, और जो कि BT Cry1 FA1 जीन कैरी करते हैं इन 8 स्टेट ओनली आफ्टर टेकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उनको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा NOC स्टेट से, उसके बाद ही जो है रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये इंडिजीनस ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ जो है वो डेवलप किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है और ICAR ने मिलके। ओके, सो ये हो गए हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप्स। अब BT ब्रिंजल की अगर बात करें तो BT ब्रिंजल एक क्रॉप है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, उसके जीन्स को, जो भी जीन्स नेचुरली अकर कर रहा था उसमें एक सॉइल बैक्टीरियम जो है बैसिलस थ्रिंजिनस, BT का मतलब होता है फुल फॉर्म बैसिलस थ्रिंजिनस, जो है उसको इंसर्ट किया गया है, जो कि एक क्रिस्टल प्रोटीन टाइप का प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे कि जो भी इंसेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्लांट को वो इफेक्ट ना करें।
ओके तो अभी बीटी ब्रिंजल के लिए उन्होंने बोला है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब कुछ रेगुलेटरी प्रोसीजर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे जीएम क्रॉप्स कहीं ना कहीं हमारे फूड सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, और जो भी हमारा फूड है वो पेस्ट वगैरह जो भी इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हार्श क्लाइमेट इफेक्ट कर रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेट, तो उसके लिए बेटर टॉलरेंट हो पाएंगे। क्रॉप की प्रोटेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ स्पीशीज़ टू एंडेमिक डिसीजेस, मतलब लॉस ऑफ स्पीशीज़ जो स्पीशीज़ लॉस हो रही है उनको प्रिवेंट करेंगे। एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो है बढ़ाएंगे, लेस लेबर कॉस्ट लगेगा और कॉस्ट इनपुट कम लगेगा, और यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वो भी हमारा कम लगेगा। अब कुछ कंसर्न्स है जीएम क्रॉप से रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। तो जीएम क्रॉप से सबसे पहला है दैट इज़ इकोलॉजिकल कंसर्न। अब जीन फ्लो जो भी हो रहा है हमारे क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू, उसमें इन्वॉल्विंग रेसिस्टेंस कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंट और रेसिस्टेंट वीट दैट आर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। ठीक है, कि हमको उसको डिफिकल्ट हो जाएगा इरेडिकेट करने के लिए। इसके कारण जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी वो भी एरोड हो सकती है, और हमारा जो जीन पूल है वो पॉल्यूट हो सकता है। अब बायोसेफ्टी कंसर्न्स की बात करें तो जो भी जीन ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमारे पास टॉक्सिसिटी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल प्लांट है उसका कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे प्लांट की जो चीज़ें आ रही कहीं ना कहीं उस प्लांट्स को भी इफेक्ट करेंगी, मेटाबॉलिज्म जो है ऑर्गेनिज्म की उसको भी इफेक्ट करेंगी। न्यूअर प्रोटीन्स इन जीएम क्रॉप्स जो कि विच हैव नॉट बीन कंज्यूम्ड एज फूड, मतलब कुछ जो है वो फूड की तरह कंज्यूम नहीं किया जाते, और जिसके कारण एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जीन्स जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो भी हम जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात करें तो रिस्क ऑफ पेटेंट एनफोर्समेंट कैन ऑब्लाइज फार्मर्स टू डिपेंड ऑन अ जाइंट इंजीनियरिंग कंपनीज। तो कुछ जो पेटेंट के कारण जो है किसी कंपनीज़ को जो पेटेंट मिलते हैं उसके कारण जो है बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो कुछ ऐसी कंपनीज़ पे डिपेंड हो जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं सच एस कहीं ना कहीं मोनोपोली में है, तो फार्मर्स को बहुत लॉस होता है, सच एस मोनसेंटो फॉर स्ट्रेन्स व्हेन देयर क्रॉप्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड, और दीज प्लांट्स में बी वायबल फॉर ओनली वन ग्रोइंग सीजन। तो ये प्लांट्स जो हैं अगर हम एक ही साल के लिए वायबल होते हैं, और वो दोबारा नहीं यूज़ किए जाते, तो फार्मर्स को फ्रेश सप्लाई लेनी पड़ती है उन सीड्स की, तो जिसके कारण फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो बढ़ जाता है। ओके, तो दिस इज कंसर्न्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। नाउ लेट्स कम टू रेगुलेटरी प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो रूल्स गवर्निंग जो भी जीएमओ हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर नोटिफाई किया जाता है। दो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी हमारा जीएमओ है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उनके रेगुलेशन बना सके। ये बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो रेगुलेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो रेगुलेशन के होते हैं उनको हैंडल करती हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीईएसी स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। बहुत सीरीज़ ऑफ गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली गई हैं फॉर सेफ्टी असेसमेंट और प्रोसीजर। ठीक है, फॉर सेफ्टी असेसमेंट एंड प्रोसीजर के लिए तो फॉलो किया जाता है। जीईएसी के पास पावर है कि वो अप्रूवल जो है रिवोक भी कर सकते हैं। आपको पता याद कर लीजिए, जीईएसी के पास प्रॉब्लम है कि वो अप्रूवल जो है रिवोक भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो वो अगर रेगुलेशन लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो रिवोक भी कर सकते हैं। कि रिवोक कैसे कर सकते हैं, अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन और हार्मफुल इफेक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, तब वो रिवोक कर सकते हैं। अगर वो एनवायरमेंटल डैमेजेस कॉज करते हैं तब वो रिमूव कर सकते हैं। और नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी कंडीशन, जो भी जीईएसी कंडीशन निकालती है, अगर उसके साथ नॉन कंप्लाइंस है तो उसको भी फिर भी रिवोक कर सकती है। ओके, सो दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड जेनेटिकली इंजीनियर फूड रेगुलेशन 2021। अब न्यू रेगुलेशन जो है एफएसएसआई ने बनाया है, प्रपोज किया है अंडर एफएसएसआई एक्ट, जो कि अप्लाई किस पे होगा, जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उन सब पे यूज़ होगा कि वो जो है डायरेक्ट यूज़ और फूड और प्रोसेसिंग करें, इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज़। जो भी हमारे फूड और प्रोसेसिंग जो है डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब जीएमओ, जीईओ, एलएमओ क्या होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा उसको नोवेल कॉम्बिनेशन करते हैं, जो कि हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से ऑब्टेन्ड होता है। फूड एंड प्रोसेस फूड जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करते हैं, जो भी प्रोड्यूस होता है, बट नॉट कंटेनिंग एलएमओ, जीईओ और जीएमओ। फूड और प्रोसेस फूड जो है वो
जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करते हैं। अब की प्रोविज़न क्या है ड्राफ्ट रेगुलेशन का अगर बात करें तो सबसे पहले एफएसएसआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट करने के लिए जो भी हमारे जीएमओ हैं। अगर जीएमओ और जीईओ कंटेन कर रहे हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उनके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी से टू गेट एफएसएसआई अप्रूवल, ठीक है। और डायरेक्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा एफएसएसआई से अगर वो नॉन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फॉर फूड लेबोरेटरीज कि वो जो भी हमारे फूड टेस्टिंग है, जीएम फूड टेस्टिंग, उसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं। लेबलिंग स्टैंडर्ड फॉर जीएम फूड अगर जीईआई 1% और मोर है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है, अभी ये भी न्यूज़ में रहा है, तो रिसेंटली वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है वो प्लांट कहाँ किया गया है, असम में प्लांट किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट जीएम रबर प्लांट कहाँ पे प्लांट किया गया है, असम में प्लांट किया गया है। अब जीएम रबर प्लांट जो है ये पहले टाइप का मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो डेवलप किया गया है, जो कि स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट है कि वो क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उससे फाइट कर सके। विथ एडिशनल कॉपीज ऑफ द जीन MnSOD जो कि MnSOD मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज जो है वो इंसर्ट किया जाएगा उस प्लांट में। और जीएम रबर प्लांट जो है एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत सारी जो कोल्ड कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग विंटर उससे फाइट कर सके, ठीक है। नेचुरल रबर जो है वो नेटिव है हमारे अमेजोन फॉरेस्ट का, जहाँ पे ह्यूमिड अमेजोन फॉरेस्ट है, और ये नेचुरली सूट नहीं करता है कोल्ड फॉरेस्ट को। अगर कोल्ड क्लाइमेट हो जाए तो वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। और ये डेवलप किसने किया है, केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है पहले वो पढ़ते हैं। तो रिसर्चर्स एट द टेलोमेर कंसोर्टियम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उन्होंने सीक्वेंस किया है पहला कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम। तो इंडिया मतलब जो उन्होंने क्या किया है, पहला कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम। अब जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब होता है कि जो भी हमारा डीएनए का ऑर्डर है, ATGC AUGC आपने पढ़ा होगा कि डीएनए में ATGC आते हैं, फिर AUGC RNA में आते हैं। तो इन सब को क्या करते हैं कि इन सब का जो एग्जैक्ट पेयर होता है कि ए जो है किसके साथ बाइंड होगा, बी जो है किसके साथ, सी जो है किसके साथ बाइंड होगा, तो उन सबको देखना। तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो है बेस पेयर का किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में, उसको डेसिफर करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। जीनोम जो है ये ऑर्गेनिज्म होता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को बोला जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं जहाँ पे डीएनए होता है और जीन्स होते हैं। अब ह्यूमन जीनोम की अगर बात करें तो 3 बिलियन बेस पेयर कंटेन करता है। दैट स्पेल आउट इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एंड मेंटेनिंग अ ह्यूमन बींग को मेंटेन करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताएं डीएनए स्ट्रक्चर का, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा पूरा सेल हो गया, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स एक इस टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर हमारे डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, हिस्टोन होते हैं, जीन्स होते हैं। अब जीन्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बाइंड जो है उसको बात करें। अब न्यूक्लियोटाइड ये होते हैं हमारे। अब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की बात करें तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ATGC जो होते हैं वो हमारे डीएनए के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग। और अब आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो है हमारा हेल्प किस में करता है। तो सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन लेवल जो प्री डिस्पोजिशन डिसीज़ के कारण जो भी डिसीज़ अफेक्ट करे उनको देखता है। जेनेटिक कॉज जो है रेयर डिसीज़ उनको आइडेंटिफाई करता है। हमारे वायरस के स्प्रेड को, उनके जो भी स्प्रेड हो रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है। और जेनेटिक म्यूटेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करता है जो भी चेंज हो रहे हैं। अब कुछ इनिशिएटिव जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिए गए हैं। तो पहला है इंडिजन प्रोग्राम। ये क्या है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग है फॉर 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स का हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, जो कि CSIR ने लिया है। फंड कौन करेगा, CSIR। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, जहाँ पे 10,000 जेनेटिक सैंपल्स जो है सिटीजन से कलेक्ट किए जाएंगे क्रॉस इंडिया और उसके बाद उनके लिए जीनोम बिल्ड किया जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक इंटरनेशनल एफर्ट है जो कि US ने लिया था, जो भी DNA सीक्वेंसेस है पूरे ह्यूमन जीनोम का उसको डिटरमाइन करना, और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। ओके, तो दीज आर द 3 प्रोग्राम्स जो जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है, और ये प्रोग्राम्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया पिछली बार PT 365 में, उसमें जाके पढ़िए। फिर नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग, ये क्या करेगा, नैनो मतलब आपको पता है कि जो छोटा फॉर्म होता है 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो इट एनेबल्स डायरेक्ट रियल टाइम एनालिसिस ऑफ लॉन्ग DNA और RNA फ्रेगमेंट्स एट फास्टर एंड चीपर रेट। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे लॉन्ग DNA और RNA फ्रेगमेंट्स हैं उनको एनालाइज करेगा, उनको रियल टाइम एनालाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, बहुत कम रेट में और बहुत जल्दी करेगा। ये वर्क
कौन करेगा? बाय मॉनिटरिंग चेंजेस टू द एन इलेक्ट्रिक करंट एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट में जो है हम चेंजेस करेंगे एज न्यूक्लिक एसिड, और वो पास्ट होता है थ्रू अ प्रोटीन नैनोपोर। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है एसेंशियल है हमारे पूरे लाइफ के लिए, और ये जो है सेल्स और वायरसेस में फॉर्म होता है, इन ऑल सेल्स एंड वायरसेस में मिलता है हमको। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। रिजल्टिंग सिग्नल इज डिकोडेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग। अब हम आते हैं बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। तो बायोटेक प्राइड जो है मतलब प्रमोशन फॉर रिसर्च इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस, जो कि डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उन्होंने रिलीज़ किया है अभी रिसेंटली। तो बायोप्राइड जो होता है ये एक गाइडलाइन है, वो फॉर्मुलेट की है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी पे बेस्ड है, कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल डेटा है उसका शेयरिंग कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उससे रिलेटेड है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो बायोलॉजिकल डेटा जो है इंडिया में जो भी डिपॉजिटेड होता है वो इंटरनेशनल रिपोजिटरी में होता है, और वहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हम उस डेटा को कैसे शेयर करेंगे। अब अंडर द गाइडलाइंस अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे डेटा जनरेटर, प्रोड्यूसर और सबमिटर की, कि वो जो भी डेटा डिपॉजिट कर रहे हैं वो इन एन एप्रोप्रिएट डेटाबेस वो नोटिफाई करें डेटा रिपोजिटरी में। डेटा जो है विड्रॉल तभी ग्रांट किया जाएगा अगर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, प्लेस किया है ऑन पब्लिकली एसेसिबल डेटा, और मेक अ जस्टिफाइड रिक्वेस्ट ईदर डायरेक्ट और थ्रू द सबमिटर विद अ वैलिड क्लेम्स ऑफ डेटा। ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किसके थ्रू की जाएंगी? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के थ्रू किया जाएगी, जो कि एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि डीबीटी सपोर्ट करता है, और कुछ अदर डेटाबेस जो है बायोग्रिड के थ्रू वो किए जाएंगे। अब बायोग्रिड जो है ये एक नेशनल रिपोजिटरी है, सारे बायोलॉजिकल नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और डेटा जो भी जनरेट होता है वो इनके अंदर रहता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा जो रिसर्च और इनोवेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी हम डेटा एक्सचेंज करते हैं उसके लिए मेजर्स डेवलप करती हैं फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर डेटाबेस, और इस्टेब्लिश करती हैं डिटेल मोडालिटीज़ फॉर एक्सेसिंग डेटा। ओके, अब आते हैं प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग। अगर बात करें तो डेटा जो हो वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, और वेरीफाइबल होना चाहिए, कि मतलब आपने डेटा को वेरीफाई किया है। पब्लिक इंगेजमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि आप किसी का भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इशू जो होते हैं वो ना हो। अब मोडालिटीज़ फॉर डेटा शेयरिंग जो भी मैनेज करते हैं वो IVDC करते हैं अंडर 3 कैटेगरी। सबसे पहले ओपन एक्सेस, तो सारा डेटा जो है ओपन एक्सेस कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए, जो भी पब्लिक फंडेड रिसर्च वगैरह से हम जनरेट करते हैं, और वो अवेलेबल होना चाहिए सबके पास, ठीक है, एवरीवन सबके पास, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए अंडर फेयर, तो मतलब फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल प्रिंसिपल्स पे। फिर एक्सेस को मैनेज करना, जो भी हमने डेटा को एक्सेस करवाया उसके लिए मैनेज करना। अब डेटा को मैनेज कैसे करेंगे? और दोज विच आर शेयर्ड विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है जो भी प्रोड्यूसर और जनरेटर हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाना कि हमारे डेटा को कैसे मैनेज करना है। इन केस ऑफ डेटा जनरेटेड यूजिंग पब्लिक फंड्स, अगर पब्लिक फंड्स को यूज़ करके डेटा जनरेट किया है तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो फंडिंग एजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश करेगी बिफोर इट्स डिपोजिशन। नो एक्सेस बताएं तो सेंसिटिव डेटा जो है उसको जो है आप पब्लिक भले वो पब्लिक फंड से जनरेट हो और किससे भी जनरेट हो, आप उसको यूज़ करने के मतलब आप उसको परमिट नहीं करेंगे कि वो जो है उस सेंसिटिव डेटा का एक्सेस कर पाए। तो दीज आर द मोडालिटीज़। नाउ लेट्स कम टू राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। तो ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो रिसेंटली RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ने सजेस्ट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स। तो प्रोसीजर क्या होता है फॉर RNA इंटरफेरेंस यूज इन पेस्टिसाइड्स? तो उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि RNA इंटरफेरेंस होता क्या है। अब सेल जो है कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे जेनेटिक कोड मतलब सेल प्रोड्यूसर्स मॉलिक्यूल्स इट नीड्स बाय रीडिंग द जेनेटिक कोड, ठीक है, रिटन इन द DNA, और दिस इज नोन एज अ जीन एक्सप्रेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। सेल जो है कुछ टाइप का मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, इट नीड्स बाई, जो कि जेनेटिक कोड को रीड करता है जो कि हमारे DNA में रिटन होते हैं, और उसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब RNA इंटरफेरेंस जो है वो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है किस मैकेनिज्म से? सीक्वेंस डायरेक्टेड जीन साइलेंसिंग बाय डिग्रेडिंग स्पेसिफिक मैसेंजर RNA और बाय ब्लॉकिंग इट्स ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। तो क्या करते हैं कि जब भी हमारा RNA इंटरफेरेंस, फॉर एग्जांपल कोई भी जीन जो है हमको इंसर्ट करना है किसी के भी पर्सन के उसमें, तो हम RNA इंटरफेरेंस जो है इंक्लूड करते हैं,
आरएनए इंटरफेरेंस जो है हम लगाते हैं कि वो उस जीन को इंटरफेयर करे और उसके बाद जो है वहाँ पे जाके लग जाए। अब मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं जो जो जेनेटिक कोड को कैरी करते हैं, जो भी डीएनए से आता है न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। तो याद रखिए, जो न्यूक्लियस से राइबोसोम तक, तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांस आरएनए, ये सब मैंने पढ़ाया है। अब अंडर आरएनए आई तो स्पेशल एंजाइम होता है जिसको डाइसर बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उनको कट करता है, स्प्लिट करता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जिसको स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोला जाता है। अब ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो है उसके बाद जीन एक्सप्रेशन के थ्रू इंटरफेयर करवाए जाते हैं हमारे जीन्स में। अब आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो नेचुरली अकर करता है, सब में होता है, सारे यूकैरियोट्स में होता है, जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करते हैं, सच एज एनिमल, इंसेक्ट्स और फंगाई। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है वो नेचुरली किसमें किसमें होता है, सारे यूकैरियोट्स में होता है। अब बेनिफिट अगर बताएं तो ये हमको जो भी हमारे कैंसर सेल्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। क्रॉप प्लांट्स जो भी है हमारे, उनको प्रोड्यूस करता है कि वो वायरल पैथोजन से रेसिस्टेंस रहे। तो ये जो है हमारा आरएनए इंटरफेरेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या बोला है। तो साइंटिस्ट ने पहली बार प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है जो कि हमारे पेस्ट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक आरएनए क्रिएट करेंगे। जो भी हमारा प्रोटीन हमको इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोटीन पेस्ट ने फॉर्म किया है, उसके कि उन प्रोटीन्स को हम मतलब प्रिवेंट कर सकें। ये हेल्प करेंगे, उन्हीं को टारगेट करेंगे जो हमको इफेक्ट कर रहे हैं और फ्रेंडली होंगे अदर के साथ। आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सटर्नली डिलीवर किए जाते हैं प्लांट में थ्रू एप्लीकेशन लाइक स्प्रे, स्टेम इंजेक्शन, रूट रीट्रेंचिंग और सीड ट्रीटमेंट। और ये जो है वैक्सीनेटिंग प्लांट किए जाएंगे बाय डिलीवरिंग द स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल टू द पेस्ट फ्रॉम द प्लांट एंड दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेस्टेशन। ओके, तो दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में हो तो प्लीज़ जाके आप वो वाला लेक्चर पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू डू यू रिमेंबर की अगर बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आया है आई थिंक हमारे पिछली बार पीटी प्रीलिम्स में। तो प्लांट और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है उनमें सेलुलोज सेल वॉल्स होते हैं। एनिमल सेल में कुछ भी सेल वॉल नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स जो होते हैं, सेल वॉल जो होता है वो हमारे मैकेनिकल सपोर्ट देता है हमारे प्लांट सेल को। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। और सेल वॉल क्या होता है, जो कि हमारे प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेल वॉल मतलब जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो हमारी चमड़ी है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, हम उसको बोलेंगे। तो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं और सेलुलोज से। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं उनमें लार्जर वैक्यूल होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, और प्लांट सेल में वो 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम्स को ऑक्यूपाई करते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि अ लॉट ऑफ स्मॉलर होते हैं देन प्लांट सेल। तो दीज आर द डिफरेंस। और कुछ और भी डिफरेंस है जो कि आपको साइंस के बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो डार्क जीनोम। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि साइंटिस्ट ने अभी इन्वेस्टिगेशन की है कि जो हमारे जीन्स के आउटसाइड डीएनए होते हैं उनको डिस्कवर किया है रिसेंटली कि इवॉल्व रीजन दैट जनरेट प्रोटीन एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया एंड बायोपोलर डिसऑर्डर। अब डार्क जीनोम होता क्या है, हमको वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो डार्क जीनोम जो है हमारे ह्यूमन जीनोम के जो आउटसाइड रीजन से जो भी डीएनए होता है, आउटसाइड होता है जो भी डीएनए, उसको हम बोलते हैं डार्क जीनोम, जो कि यूजुअली रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता हमारे जीन के, बट कैन स्टिल कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये जीन्स जो होते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं फॉर विच देयर इज़ मिनिमम नॉलेज ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन, इनके लिए अभी मिनिमल नॉलेज है और ये लिमिटेड टूल्स है हमारे लिए जो कि हम इनको एनालाइज कर सकें, और ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारी प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव को। अब बॉक डीएनए की बात करें तो अब बॉक डीएनए होता क्या है हम वो देखते हैं। बॉक्स एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि पहले नहीं देखा गया, दैट सीम्स टू स्कैवेज एंड एसिमुलेट जीन्स, जो कि बहुत सारे जीन्स को एसिमुलेट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। अब बॉक्स जो है सीम्स टू हाउस मैनी जीन्स, जो कि बहुत सारे जीन्स का घर टाइप का होता है, जो कि एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमको लगता है, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिंग मीथेन। वन पोटेंशियल बेनिफिट अगर बताएं तो बॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकता है। बॉक्स जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होते हैं, जिनका मतलब होता है कि डीएनए सीक्वेंस जो हमारे क्रोमोसोम्स के बाहर मिलते हैं, दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल्स एंड दैट कंटेन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो दिस इज द बॉक्स DNA. Now let's come to National Gene Bank. Refurbished National Gene Bank and National Bureau of Plant Genetic Resources पूसा वॉज इनाग्रेटेड रिसेंटली। तो NBPGR जो है ये नोडल इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का, जो कि हमारे एग्जॉटिक
प्लांट के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो हमारे फूड और एग्रीकल्चर के लिए लगते हैं उनका मैनेज और उनका एक्विजिशन करता है। ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो नेशनल जीन बैंक जो है वो वर्क करता है, जो भी हमारे सीड्स हैं हमारे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के उनको प्रिजर्व करता है फॉर फ्यूचर जनरेशन की जो है हमारे जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके सीड्स को हम प्रिजर्व कर पाएँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हम एनहांस कर पाएँ। रिफर्बिश्ड एनजीबी की अगर बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है हमारे वर्ल्ड में, जहाँ जो कि 1 मिलियन जर्म प्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। अब प्राइमरली अगर बताएं तो ये 4 काइंड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सीड जीन बैंक, क्रायोजेनिक जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। अब सबल वर्ल्ड जो ग्लोबल सीड वॉल्ट है वो नॉर्वे में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन सीड का करता है। मतलब सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहाँ पे होता है? सबल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो कि नॉर्वे में है। और इंडिया का जो सीड वॉल्ट है वो चंगला लद्दाख में सिचुएटेड है, हिमालय में। ओके, सो इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी छोटा सा पार्ट है, इसीलिए मैं इसके साथ कंप्लीट करवा रही हूँ। तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र लिमिटेड अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इफ़को के साथ कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र। नैनो यूरिया लिक्विड मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है, जब मैंने यूरिया पढ़ाया था नेशनल वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूरिया के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अभी मतलब नैनो यूरिया लिक्विड क्या होता है वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो नैनो यूरिया लिक्विड क्या होता है? वो नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो है उनको कंटेन करते हैं। नैनो मतलब 10⁻⁹। जब हम बहुत ही छोटा कर देते हैं किसी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाती है। अगर हम उसको नैनो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स, जहाँ पे सरफेस एरिया तो उनका जाता है ज़्यादा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है ग्लोबली जिन्होंने अभी कमर्शियल यूज प्रोडक्शन जो है स्टार्ट किया है नैनो यूरिया लिक्विड का। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो भी कन्वेंशनल यूरिया का रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं हमारे सॉइल और इन सबको इफेक्ट कर रहे हैं तो वो सब रिड्यूस करता है, सॉइल एयर वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करता है और चीपर होता है हमारे कन्वेंशनल यूरिया से। अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि नैनो स्केल पे कंडक्ट की जाती है 1 to 100 नैनोमीटर्स। अब नैनोमीटर मतलब 1000 मिलियंथ ऑफ मीटर। अ सिंगल ह्यूमन हेयर इज 80,000 नैनोमीटर वाइड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज अगर बताएं मटेरियल की कैन बी डिफरेंट ऑन अ नैनो स्केल, मतलब फॉर 2 मेन रीजंस। तो पहला है कि नैनो मटेरियल का जो सरफेस एरिया होता है वो रिमेन लार्जर होता है रिलेटिवली, और देन द स्मॉल मास ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन अ लार्जर फॉर्म। ये क्या करता है? मटेरियल को बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव बताता है और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उनको अफेक्ट करता है। सेकेंड, बिलो 50 नैनोमीटर अगर बात करें तो लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स में चला जाता है, क्वांटम इफेक्ट ज़्यादा देता है, जो कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाता है हमारे लार्जर स्केल से, और ये हमारे इफेक्ट करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, सच एज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिक कंडक्शन, रेसिस्टेंस, हाई कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग ट्रांसफरिंग हीट। तो ये जो है ये सब इफेक्ट हो जाता है। अब एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के, तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बताएं तो कार्बन नैनो ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे सिलिकॉन बेस्ड जो मटीरियल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं कि वो जो है स्मॉलर बन जाए और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए, माइक्रोचिप्स वगैरह जो भी हम लगाते हैं। फिर ग्राफीन की प्रॉपर्टीज़ बताएं, ये आइडियल कैंडिडेट होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टच स्क्रीन के लिए, जो हम फोन में हमारी टच स्क्रीन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एनर्जी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी हमारे कॉस्ट को कम करता है, स्ट्रॉन्गर और लाइटर विंड टर्बाइंस को बनाता है, फ्यूल कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। और बायोमेडिसिन की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो है कुछ नैनो मटेरियल्स की वो आइडियल होती हैं हमारे अर्ली डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट जो होते हैं हमारी कैंसर सेल, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पे वो करेंगे। कुछ नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी। एनवायरमेंट की बात करें तो एयर प्यूरिफिकेशन जो है किया जाता है आयंस के साथ, वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन विद नैनो बबल्स, नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम। नैनो कैटलिस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, लेस पॉल्यूशन के लिए। फूड की बात करें इन द फील्ड तो नैनो बायो सेंसर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं हमारे पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। टेक्सटाइल की बात करें तो स्मार्ट फैब्रिक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं जो कि जहाँ पे स्ट्रेन और रिंकल्स नहीं होते, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, लाइटर होते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स जो है अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने अभी बोला है कि जो हमारे नैनो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स होते हैं वो बायो कंपैटिबल होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हमारी मैकेनिकल एनर्जी से। जो भी मैकेनिकल एनर्जी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उस फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हार्वेस्टिंग TENG जो है वो
किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेस में हो जाते हैं, कभी कभार डेफिशिएंसी में हो जाते हैं। और ये इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल्फ पावर डिवाइसेस में, अदर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में। ओके, सो दिस इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, और आईटी और कंप्यूटर जो है मैं कल स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग चैनल है उसमें मैसेज करिए, मैं उसमें रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ऐसे वीडियो देखते रहिए। आप लोग देखते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, सारी पीटीज कवर होंगी। थैंक यू।